हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रपोजिशंस के ऊपर। प्रपोजिशंस के हवाले से बात करेंगे और आप यकीनन अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं इस लफ्ज़ से। और प्रपोजिशंस की एप्लीकेशन आप एफएससी के दौरान सेकेंड ईयर में तो खैर आपने तैयार भी की होगी, तो बहरहाल कुछ उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो बेटा पहले तो ये लफ्ज़ जो प्रपोजिशन है इसको समझें। देखो, प्री का मतलब होता है बिफोर, और ये जो पोजीशन है इसका मतलब होता है प्लेसमेंट। तो यहां से आप देखें, जब ये प्लेसमेंट और बिफोर का लफ्ज़ आप ज़हन में रख लें प्रपोजिशन, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अ वर्ड विच इज placed before a noun or a pronoun to show its relation with another noun, pronoun, adjective and verb in the sentence. तो ये डेफिनेशन, a word which is placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun, adjective and verb in the sentence। तो असल चीज़ जो है ना वो ये, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ज़हन में रखें कि देखो ये जो प्री और पोजीशन, प्लेसमेंट, बिफोर, ये जो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर आया ना, विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, ये है उस लफ्ज़ प्रपोजिशन की सेंस। प्लेस्ड बिफोर, कि जिसको पहले रखा गया है किसी नाउन या प्रोनाउन से, और मकसद उसका क्या है कि वो उसी सेंटेंस में मौजूद किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ, या बाज़-औक़ात किसी एडजेक्टिव के साथ, या बाज़-औक़ात किसी वर्ब के साथ उसका जो लिंक है वो बता रहा हो, उसका जो रिलेशन है वो शो कर रहा हो, तो उस लफ्ज़ को प्रपोजिशन का नाम जो है वो दिया जाता है। तो अब आप मिसाल के तौर पर देखिए, हम कहते हैं कि देयर इज अ कैट अंडर the sofa, there is a cat under the sofa। अब यहां पर आप गौर करें कि अंडर का लफ्ज़ देखें, इसके फौरन बाद है द सोफा, एक नाउन, और सोफा और कैट के दरमियान जो लिंक है वो इस प्रपोजिशन अंडर के जरिए शो किया गया। सोफा और कैट के दरमियान जो लिंक, रिलेशन है, हम कहते हैं द बुक्स are lying on the table। अब यहां पर आप गौर करें, द टेबल, इससे पहले इस्तेमाल होने वाला लफ्ज। अब यहां पर आप देखें ये लिंक है बुनियादी तौर पर लाइंग वर्ब के साथ, कि किताबें जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, और एग्जिस्ट कहां पे कर रही हैं? ऑन द टेबल, मेज के ऊपर पड़ी हुई हैं। अब ये पड़ी हुई होने की आगे रिलेशन है टेबल के साथ। तो ये चीज़ जो है बुनियादी तौर पर कि वो सेंटेंस में मौजूद किसी और वर्ब के साथ, किसी और नाउन के साथ, किसी और बाज़-औक़ात एडजेक्टिव के साथ उसका लिंक जो है ना वो शो किया जा रहा होता है, उसको जो है ना वो हम प्रपोजिशन का नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि the new camera was given to me on my birthday।
अब यहां पर गौर करें, द न्यू कैमरा वॉज गिवन टू मी। आप ये गौर करें, मी एक प्रोनाउन, उससे पहले ये लफ्ज टू इस्तेमाल हुआ और वर्ब के साथ उसका लिंक है गिवन, कि मुझे दिया गया। अब यहां पर आप देखें ये जो लफ्ज है ना गिवन वर्ब, इस वर्ब का लिंक मतलब प्रोनाउन का लिंक उस वर्ब के साथ जो है ना वो शो किया जाए। तो ये चीज जो है ना वो अच्छी तरह से ज़हन के अंदर रहे कि ऐसी सिचुएशन में हम इन प्रपोजिशंस को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। एक तो मतलब ये डेफिनेशन हो जाने के बाद अब आप ये देखें कि इन प्रपोजिशंस को इस्तेमाल करने के लिए हम मुख्तलिफ अंदाज इस्तेमाल करते हैं। प्रपोजिशंस को हम मतलब डिवाइड कर लेते हैं प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, प्लेस। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रपोजिशंस ऑफ टाइम के। अब यहां पर आप ये देखें, वैसे तो एक नॉर्मल जो रूल दिया जाता है, अब हम टाइम के हवाले से कि मुख्तलिफ किस्म की जो टाइमिंग हैं उनके साथ जो प्रपोजिशंस इस्तेमाल होती हैं उनके फ़र्क को भी देखेंगे और कैसे इस्तेमाल होंगी इसको भी जो है ना वो देखेंगे हम। तो उसके अंदर आप ये देखें बेटा कि दिन की जो टाइमिंग है, पूरे दिन की जो टाइमिंग है उसको पहले आप समझ लें। देखें, सुबह सवेरे का जो वक्त है जब अभी सूरज नहीं निकला है और तकरीबन जो है वो सुबह का उजाला हो गया है, लेकिन सूरज निकलने से पहले उस वक्त को कहते हैं डॉन। फिर उसके बाद लफ्ज आ जाता है मॉर्निंग, फिर उसके बाद आ जाती है नून, दोपहर जिसको हम कहते हैं नून। फिर उसके बाद जो टाइम है वो है आफ्टरनून का। फिर उसके बाद देखो कि लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं डस्क, और आप जानते हैं ये डस्क का जो लफ्ज है शाम के वक्त जब अभी सूरज गुरूब हुआ नहीं लेकिन होने वाला है, हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया है, सूरज अभी गुरूब होने वाला है, मुकम्मल तौर पर हुआ नहीं है। जैसे मतलब हमारे यहाँ मगरिब से ज़रा पहले का जो वक्त होता है उसको कहते हैं डस्क, डस्क। फिर उसके बाद जो है वो इवनिंग का लफ्ज़ आ जाता है टाइम के हवाले से, दिन की टाइमिंग। फिर आप ये देखें कि इवनिंग के बाद जो है ना वो नाइट का लफ्ज़ आ जाता है, या इवन हम मिड नाइट की एक्सप्रेशन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आप ये देखें, डॉन, नून, डस्क, नाइट या इवन मिड नाइट। अब ये देखिए इन सारों के साथ हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं एट डॉन, एट नून, एट डस्क, एट नाइट, एट मिड नाइट। इन सारों के साथ प्रपोजिशन जो इस्तेमाल की जा रही होती है वो एट। ये जो तीन वर्ड्स हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इनके इस्तेमाल का अंदाज देखें बेटा कि इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करके फिर उससे पहले प्रपोजिशन इन लगा लेते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, अंदाज ये होता है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। और दिन के टाइमिंग के अंदर ये जो है डॉन, नून, डस्क, नाइट और मिड नाइट, इनसे पहले हम प्रपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं एट। आमतौर पर जनरली मुख्तलिफ बुक्स को देखा जाए तो उसके अंदर कह तो ये दिया जाता है कि अगर एक पॉइंट है बेटा, ये ज़रा जहन में रखिएगा कि अगर एक पॉइंट है तो उससे पहले तो प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे एट, और अगर है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो फिर हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे इन। फिर सुन ले, पीरियड ऑफ टाइम है तो प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे इन, पॉइंट ऑफ टाइम है तो प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे एट। लेकिन यह है जनरल रूल। एक बात पहले भी कई दफ़ा आई, अब फिर मैं बात दोबारा कह रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान में रखा करें कि ख़ास तौर पर लैंग्वेज के अंदर ऐसा होता है कि जो भी रूल है हर रूल के अंदर कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस भी हुआ करता है। हर रूल के अंदर कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस भी लाजमी जो है ना वो हुआ करता है हर रूल के अंदर। तो यहाँ पर भी आप देखें, जब आप मतलब पॉइंट हम कहते हैं तो हमें कंफ्यूजन ये होती है कि जब हम नाइट का जो लफ्ज़ है वो एक पॉइंट तो नहीं है, वो तो एक ड्यूरेशन है। मिड नाइट को चलो हम एक पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन नाइट का जब लफ्ज़ हम बोलते हैं वो तो पूरी ड्यूरेशन है। लेकिन एक बात ध्यान में रखा करें, लैंग्वेज के अंदर जो रूल्स हुआ करते हैं दे आर आर्बिट्रेरी।
आर्बिट्रेरी का मतलब है नॉट फॉलोइंग एनी साइंटिफिक लॉजिक, कि वो किसी साइंटिफिक लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहे होते। लैंग्वेज के अंदर जो रूल्स हुआ करते हैं दे आर आर्बिट्रेरी। लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस जो हुआ करती हैं वो आर्बिट्रेरी हैं। लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो आर्बिट्रेरी हैं। तो ये चीज बेटा ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है कि पॉइंट हम कहते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस के अंदर भी बात होती है, नाइट से पहले प्रपोजिशन एट इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अभी हम बात करते हैं, बात एक्सप्रेशन आ जाती है ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरिंग द नाइट की एक्सप्रेशन बाज़ हम जो है ना वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये जो ड्यूरिंग द नाइट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है रात के दौरान किसी वक्त। जब हम कहेंगे एट नाइट तो इसका मतलब होगा रात को। जैसे आप आमतौर पर हम कहते हैं कि आई विल विजिट यू एट नाइट। अब इस सूरत में एट नाइट ठीक है, लेकिन जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रात के दौरान किसी भी वक्त, तो फिर आप ड्यूरिंग द नाइट या थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात के दौरान कोई काम होता रहा। मिसाल के तौर पर द मिल हैज बीन वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट, कि आप ये सेंटेंस लिखते हैं कि द मिल हैज बीन वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट। अब यहां पर देखिए बेटा, आइडिया ये है द मिल हैज बीन वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट। यहां पर आइडिया ये है कि पूरी रात के दौरान कारखाना जो है ना वो चलता रहा, पूरी रात के दौरान। अब यहां आइडिया जो है ना वो ये दिया गया, और अगर आप आइडिया जो है ना वो ये देते हैं कि इन आवर एरिया the power looms work at night. In our area the power looms work at night. अब यहां पर आप गौर करें, the power looms work at night मतलब रात को वो power looms चलती हैं हमारे यहाँ, हमारे इलाके में रात को ये काम होता है, रात को ये पावर लूम्स चलती हैं। अब इसके अंदर हमने ये आइडिया नहीं दिया कि वो मतलब सारी रात या कोई इस तरह का आइडिया, वो इस वजह से ड्यूरिंग के लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो। यहाँ सिंपली है कि रात को ये काम होता है, सिंपली ये कि रात को ये काम होता है। तो इस सिचुएशन में हमने वर्क एट नाइट का लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल कर लिया। तो एक तो ये चीज़ जो है ना वो अच्छी तरह ज़हन के अंदर रखेंगे आप कि नाइट की जो एक्सेप्शनल केस आ जाती है कि उसके साथ हम एट नाइट इस्तेमाल करते हैं, तो जनरल आइडिया देने के लिए कि रात के दौरान जो है ना ऐसा कोई भी काम जो है ना वो इस वक्त होता है। अगर हम मतलब दौरान का आइडिया दें कि इस टाइम पीरियड के दौरान होता रहा, तो फिर ड्यूरिंग का लफ्ज इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आप ये देखें, दिन की टाइमिंग के साथ हमने ये प्रपोजिशंस जो है ना वो इस्तेमाल की। अब अगर एग्जैक्ट टाइम आता है, जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं 5 PM 6:30 AM, तो इस सूरत में आप प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे एट। ये तो है एक पॉइंट, एट 5 PM, एट 6:30, एट 9 o'clock। तो ऐसी सूरत में आप जो है प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे एट 9 o'clock, एट 5 PM, एट 6:30 AM। तो इस सूरत में प्रपोजिशन आ जाएगी एट। अच्छा, फिर आप ये देखें, आप डेज में दिनों के जो हफ्ते के जो दिनों के नाम हैं, हफ्ते के दिनों के नाम, मिसाल के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये देखें, इससे पहले प्रपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे, दिनों का नाम आ रहा है। या अगर महीने की कोई डेट आप बता रहे हैं तो उस डेट का भी जब आप जिक्र करेंगे तो उससे पहले भी प्रपोजिशन ऑन इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14th August
अब यहां पर आप देखें जब 14th डेट का जिक्र आया तो ऑन, प्रपोजिशन ऑन इस्तेमाल हो गई। इसी तरह किसी भी मतलब डेट का जिक्र आप करते हैं तो आप प्रपोजिशन ऑन इस्तेमाल करेंगे, ऑन 30th ऑफ दिस मंथ। ये एक्सप्रेशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑन इस्तेमाल करेंगे, ऑन 30th ऑफ दिस मंथ, ये लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो ये चीज कि अगर तो मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है तो उस सूरत में प्रपोजिशन एट, दिन का नाम है मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी मतलब दिन का नाम है तो उससे पहले आप प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे ऑन। और इसी तरह कोई भी डेट बताई जा रही है उस डेट से पहले भी आप प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे ऑन, डेट से पहले भी जो है। अच्छा, अब यहां पर एक बात और ध्यान में रखेंगे बेटा कि ये प्रपोजिशंस हम इस्तेमाल तो कर तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज भी देखते चले जाए बेटा कि आप ये जो मतलब दिनों के नाम है, हमने कहा जो उससे पहले प्रपोजिशन जो है ना वो ऑन आ रही है। दिन के नाम है मतलब डेज हैं या डेट्स हैं या दिन की जो मुख्तलिफ टाइमिंग है, दिन की टाइमिंग, जैसे मिसाल के तौर पर इवनिंग या मतलब मॉर्निंग, इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, या इवन नाइट का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं दिन के टाइम। इनके साथ प्रपोजिशन जो इस्तेमाल होती हैं वो अभी हमने देखी तो सही, लेकिन अगर इससे पहले कोई डिटर्मिनर आ जाता है, दिस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, दैट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, इस किस्म का कोई डिटर्मिनर जो है ना वो आ जाता है, तो उस सूरत में आप कोई भी प्रपोजिशन इससे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रपोजिशन खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं फ्राइडे, तो आप कहेंगे ऑन फ्राइडे आई विल विजिट यू ऑन फ्राइडे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई विल विजिट यू ऑन दिस फ्राइडे, इस जुमा को, तो इस सूरत में ये प्रपोजिशन गलत है, यहां पे नहीं आनी चाहिए। आई विल विजिट यू दिस फ्राइडे, सिंपली ये होना चाहिए आई विल विजिट यू दिस फ्राइडे। इसी तरह आप कहते हैं कि इन द इवनिंग, लेकिन जब दिस या दैट इवनिंग की आप बात करेंगे, दिस इवनिंग या दैट इवनिंग की बात करेंगे तो फिर प्रपोजिशन इन नहीं आएगी, फिर सिंपली दिस इवनिंग या दैट इवनिंग। या आप कहते हैं लास्ट इवनिंग, लास्ट मंडे, लास्ट फ्राइडे, या आप कहते हैं नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट फ्राइडे, कोई भी लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं तो ये डिटर्मिनर है कि इनसे पहले अगर आप कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लास्ट, या आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या नेक्स्ट, इस किस्म के लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं तो इन तमाम सूरतों में इससे पहले जो प्रपोजिशन है वो खत्म हो जाएगी। इन तमाम सूरतों में इससे पहले जो प्रपोजिशन आ रही होगी वो खत्म हो जाएगी। यानी अगर आप लिखते हैं कि आई एम प्लानिंग टू विजिट लाहौर next Sunday. I am planning to visit Lahore next Sunday. अब यहां गौर करें, संडे से पहले आपने नेक्स्ट इस्तेमाल की। अगर आप नेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करते तो प्रपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे ऑन, लेकिन जब आप नेक्स्ट इस्तेमाल करें, एक डिटर्मिनर ला रहे हैं, तो उस डिटर्मिनर की मौजूदगी में ये प्रपोजिशन टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगी। टाइम से पहले आने वाली या ड्यूरेशन, डे से पहले आने वाली जो प्रपोजिशन है वो ख़त्म हो जाएगी जब आप एक डिटर्मिनर जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं होगा कि ऑन नेक्स्ट संडे, अगर आप यूं लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा।
ये एक्सप्रेशन जो है ना ये गलत हो जाएगी। ऑन नेक्स्ट संडे, या सिंपली ये कहें ऑन संडे, या सिंपली कहें नेक्स्ट संडे। ऑन नेक्स्ट संडे की एक्सप्रेशन जो है ना वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। ये बात आप अच्छी तरह से जो है ना वो ज़हन में रखेंगे। अच्छा, फिर आप ये देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम टाइम के हवाले से जो है ना वो बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, डे तक हो गया। डे से आगे जो ड्यूरेशंस आते हैं, डे से बढ़कर अब आप आते हैं वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, मिलीनियम। अब ये ड्यूरेशंस जो है ना वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, मिलेनियम, इस किस्म के ये भी ड्यूरेशन है। ये लॉन्गर ड्यूरेशंस है, लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, लॉन्गर ड्यूरेशन की बात हो रही। इनसे पहले आपके पास प्रपोजिशन इन भी है और ड्यूरिंग भी है। इन भी है और ड्यूरिंग भी। प्रपोजिशन इन उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब आइडिया ये देते हैं कि इस ड्यूरेशन में, ये जो पीरियड ऑफ टाइम है पर्टिकुलर, इसके अंदर किसी एक पॉइंट पे, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान came into being in 1947। इन 1947, अब ये जो इन 1947 की एक्सप्रेशन है, जरा इसके ऊपर गौर करें। 1947 ये एक ईयर है, एक साल है। अब हम ये कह रहे हैं कि इस साल के अंदर एक पॉइंट पे ये काम होगा, तो उस सूरत में हमने प्रपोजिशन इस्तेमाल की इन। जब हम ये कह रहे हैं कि इस साल के अंदर किसी एक पॉइंट पे आकर ये काम होगा, तो जब हमारा इशारा उस पीरियड ऑफ टाइम के एक पॉइंट के ऊपर होगा तो फिर हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे इन। और ड्यूरिंग की जो प्रपोजिशन है वो आमतौर पर सेंस ये देती है कि ये जो आगे पीरियड ऑफ टाइम दिया जा रहा है, इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, उस दौरान, उस ये वाली सेंस जब होगी तो आप इस्तेमाल करेंगे प्रपोजिशन ड्यूरिंग। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया conducted their freedom movement during the last century। अब यहां पर आप The Muslims of India conducted their freedom movement during the last century। अब ये जो during the last century का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल की, इसके ऊपर आप जो है ना वो गौर करें। during the last century जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ऊपर आप गौर करें, जो during की प्रपोजिशन इस्तेमाल। आइडिया ये है कि इस सदी के दौरान तकरीबन ज़्यादातर पीरियड, ज़्यादातर अरसा ये काम होता रहा। आइडिया ये हरगिज़ नहीं है कि उस सदी के अंदर किसी एक पॉइंट पे आकर ये काम होगा था, ऐसा नहीं है। यहाँ आइडिया ये है कि वो पूरी सदी जो है वो मतलब कैप्चर की गई, यूज़ की गई। यहाँ आइडिया जो है ना वो ये। तो द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया कंडक्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। अच्छा, यहाँ अभी हमने जो एक पॉइंट डिस्कस किया कि वो जो टाइमिंग है उससे पहले हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई डिटर्मिनर, जैसे अभी लास्ट और नेक्स्ट की बात हुई और हमने कहा जी ये जब आएगा तो इससे पहले प्रपोजिशन ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं सेंचुरी से पहले लास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रपोजिशन ख़त्म नहीं कर रहे, यहाँ प्रपोजिशन जो है ना वो बरकरार है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो लॉन्गर पीरियड्स हम इस्तेमाल करते हैं, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी वगैरह, ये जो मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, इसकी जब हम बात करते हैं तो इससे पहले अगर हम डिटर्मिनर इस्तेमाल कर लेंगे तो प्रपोजिशन फिर भी बरकरार रहेगी। लेकिन
वो जो दिन की टाइमिंग है या खुद दिन का नाम है वो जब आएंगे और उनसे पहले कोई डिटर्मिनर आएगा तो फिर वहां प्रपोजिशन खत्म हो जाएगी। ये ज़हन में रखिए, ये चीज़ जो है ना वो ज़हन में रहनी चाहिए। तो बहरहाल द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया कंडक्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, ये चीज़ है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो दिन की मुख्तलिफ टाइमिंग है इसके साथ हमने प्रपोजिशन इस्तेमाल कर ली। अच्छा, अब आप ये देखें लव्स टाइम है आपके साथ, लव्स टाइम है, तो इससे पहले क्या प्रपोजिशन, आप ये देखें इससे पहले प्रपोजिशन इन भी है और ऑन भी है, यानी इन टाइम की एक्सप्रेशन भी है, ऑन टाइम की एक्सप्रेशन भी है। ये दोनों एक्सप्रेशंस जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं, इन टाइम और ऑन टाइम, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग एप्लीकेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशंस का एक अलग मफहूम है। आप ये देखें कि जब आप ये कहते हैं सेंटेंस कि आई वॉज ऑन टाइम फॉर द मीटिंग while the other members were quite in time। देखिए, सपोज हम ये सेंटेंस लिखते हैं, आई वॉज ऑन टाइम फॉर द मीटिंग while the other members were quite in time। फर्क नहीं। ऑन टाइम का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे जो भी टाइम फिक्स है, मिसाल के तौर पर 8 बजे का टाइम है और ठीक 8 बजे हम पहुंचते हैं, आई एम ऑन टाइम। फिर सुन लें कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे जो भी टाइम जो है ना वो फिक्स है किसी भी एक्टिविटी के लिए, और एग्जैक्ट उसी टाइम पे तो आप कहेंगे ऑन टाइम। द मीटिंग स्टार्टेड ऑन टाइम, मतलब 8 बजे था और 8 बजे ही मीटिंग स्टार्ट हो गई और 8 बजे ही मैं वहां पर पहुंचा तो आई वॉज ऑन टाइम। 8 बजे ही मैं वहां पर पहुंचा, आई वॉज ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब यह होता है कि जो भी गिवन टाइम है या जो फिक्स्ड टाइम है उससे 2, 4, 5, 10 मिनट पहले, इन टाइम का मतलब यह होता है। जब हम ये कहते हैं कि आई वॉज इन टाइम फॉर द मीटिंग, तो इसका मतलब ये निकलता है कि मीटिंग का टाइम जो 8 बजे था, मैं उससे 5-10 मिनट पहले 7:45 पे, 7:40, 45, 50 पे मैं वहीं पे था, तो आई वॉज इन टाइम, इसका मतलब ये निकलेगा। तो ये ऑन टाइम और इन टाइम की एक्सप्रेशन के दरमियान जो फर्क है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों प्रेपोजिशंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। ऑन टाइम की एक्सप्रेशन भी बोली जाती है, इन टाइम की एक्सप्रेशन भी बोली जाती है, लेकिन मीनिंग के हवाले से जो फर्क है वो ज़हन में रहना चाहिए। सेंटेंस को समझें, जिस भी सेंटेंस को हमने इवेल्युएट करना है तो देखें, मिसाल के तौर पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर आप ये देखें कि अगर हम लिखते हैं कि आई वॉज ऑन टाइम फॉर द फ्लाइट एंड got my luggage checked due। अब ये गौर करें। I was on time for the flight and got my luggage checked। ये अच्छा, अब यहां पर देखें, ये ऑन टाइम को हम अंडरलाइन करते हैं यहां पे, और ये गलत है। देखें, ऑन टाइम फॉर द फ्लाइट का मतलब है कि फ्लाइट का टाइम था 8 बजे और हम ठीक 8 बजे पहुंचे, और अगर ठीक 8 बजे वहां पर पहुंचे तो फिर सामान चेक नहीं हो सकता था, फिर ये गलत है।
यहां पे होना चाहिए था इन टाइम, ये ऑन टाइम यहां पे गलत है। इन टाइम का मतलब ये होता है कि जो फिक्स्ड टाइम था उससे कुछ देर पहले, 5, 10, 15 मिनट पहले। अब अगर पहले पहुंचे हैं तो फिर ही आप अपना लगेज चेक करा सकते हैं और फ्लाइट पे सवार हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो ये मीनिंग जो है ना वो ज़हन में रहना चाहिए कि ऑन टाइम की एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ठीक है, इन टाइम की एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो सेंस है वो देखें। जो आपको सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस की सेंस को देखें कि वहां पर क्या सेंस है। क्या वहां पर इन टाइम आना चाहिए या ऑन टाइम आना चाहिए, ये अब डिसाइड करना आपका काम है कि उसके मीनिंग को समझते हुए कि अगर वहां इन टाइम की एक्सप्रेशन आनी चाहिए थी, लिखी हुई ऑन टाइम आ गई है तो वो गलत है। ऑन टाइम आना चाहिए था, लिखा हुआ इन टाइम आ गया तो वो गलत है। तो ये बात समझना जो है ना वो जरूरी है कि इन टाइम की एक्सप्रेशन भी अपनी जगह ठीक है, ऑन टाइम की एक्सप्रेशन भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो आप ये देखें टाइम के हवाले से ये जो मुख्तलिफ किस्म के टाइमिंग है। अच्छा, फिर आप ये देखें सीजन्स हम इस्तेमाल करते हैं कि आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम। ये आप मौसमों के नाम इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले प्रपोजिशन आप इस्तेमाल करते हैं इन स्प्रिंग, इन समर, इन ऑटम, इन विंटर। इनसे पहले ये मौसमों के मतलब ड्यूरेशंस, मौसमों के ड्यूरेशन, इनके हवाले से जब आप इस कोई भी एक्सप्रेशन देना चाहेंगे तो इससे पहले आप प्रपोजिशन इन, और वही बात इन का लफ्ज भी ठीक है और ड्यूरिंग का लफ्ज भी ठीक है। इन का लफ्ज भी ठीक है और ड्यूरिंग का लफ्ज जो है ना ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जैसे अभी हमने बात की वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी के हवाले से कि वहां भी इन और ड्यूरिंग, और वहां पर जो सेंस है बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेंस यहां पर भी, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, एग्जैक्ट वही सेंस जो है ना वो यहां पर भी। तो ये चीज भी जो है ना वो अच्छी तरह से इनके अंदर रखें। अच्छा, फिर आप ये देखें, आप इन टाइम की एक्सप्रेशन है और विद इन टाइम की एक्सप्रेशन है। अब ये फर्क जो है ना इन दो एक्सप्रेशंस के दरमियान जो फर्क है इसको भी ज़हन में रखें, इन टाइम और विद इन टाइम। इन टाइम को अभी हम देख चुके हैं कि उसकी सेंस क्या है कि जो भी किसी एक्टिविटी के लिए, उसके परफॉर्म करने के लिए या एंड करने के लिए जो भी एक फिक्स टाइम है, हम कहते हैं कि उस फिक्स टाइम से ज़रा पहले तो इन टाइम। अब आप ये देखें विद इन टाइम, विद इन टाइम का लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये विद इन टाइम का मतलब आप देखें कि विद इन का मतलब ये होता है, अब ये विद इन टाइम का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, या आप एक और बात भी देखें कि विद इन के साथ हम कोई भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन कर सकते हैं विद इन के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, विद इन 10 days, विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर, विद इन 10 days, विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, इस किस्म की एक्सप्रेशन ये भी बिल्कुल ठीक है। अब जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो फिर यहां पर जो मीनिंग, बात फिर वही है कि यहां पर जो सेंस डेवलप होगी या यहां पर जो मीनिंग डेवलप होगा, उसका मतलब ये होगा कि ये जो गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इसके अंदर अंदर ये काम होगी। यानी वी कंप्लीटेड द राइटिंग ऑफ द न्यू बुक विद इन अ मंथ। नई किताब का लिखने का काम 1 महीने में हमने पूरा कर लिया, विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर, नॉट मोर देन दैट। इसकी मतलब ये होगा कि इससे ज्यादा नहीं होगा। विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर हमने ये एक्टिविटी जो है ना वो परफॉर्म कर ली। विद इन अ ईयर द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड और ग्रू टू इट्स मैक्सिमम हाइट।
एक ही साल के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो अपनी मैक्सिमम हाइट को पहुंच गई विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर। यहां पर हमने ये आइडिया दे दिया, ये मतलब सेंस डेवलप कर ली। तो ये चीज के विद इन कलर्स भी जो है ना वो हम इस ड्यूरेशन से पहले जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर ये देखें, ड्यूरेशन के साथ हम प्रपोजिशन फॉर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर 10 वीक्स, फॉर 2 years। ये इस किस्म की एक्सप्रेशंस जो है ना, फॉर इवन फॉर 5 minutes भी हो सकता है कि इवन फॉर 5 minutes की एक्सप्रेशन जो है ना ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और इससे पहले हम प्रपोजिशन फॉर इस्तेमाल करें, तो यहां पर हमारी सेंस ये होती है कि कोई भी एक्टिविटी इस पूरे अरसे के दौरान होती रही, कोई भी एक्टिविटी इस पूरे अरसे के दौरान होती रही, या हुई या होगी, जो भी, तो उस सूरत में हम ये प्रपोजिशन फॉर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ड्यूरेशन से पहले। तो ये जो टाइमिंग के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो प्रपोजिशंस इस्तेमाल हो रही हैं, इनको जो है ना वो अच्छी तरह से ज़हन के अंदर रखना चाहिए कि ये हम कैसे कैसे किस किस अंदाज में किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर लेते हैं, ये टाइम के हवाले से जो हम प्रपोजिशंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, इसके अलावा जो मुख्तलिफ बाकी जो प्रपोजिशंस हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हम स्पेस, डिस्टेंस के हवाले से या स्पेस के हवाले से, कि बाकी जो हम प्रपोजिशंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो प्रपोजिशंस ऑफ स्पेस मिसाल के तौर पर। अब आप ये देखें, अभी हमने इन को जो है ना वो प्रपोजिशन टाइम के तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल किया, लेकिन आप ये देखें इन और इन टू, अब हम ये स्पेस के हवाले से जो है ना वो जिक्र कर। अब आप ये गौर करें बेटा कि कोई भी एक बाउंड्री है, कोई भी एक बाउंड्री है, एनक्लोज्ड बाउंड्री है, उसके अंदर कहीं पे कोई चीज एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, कहीं पर भी किसी भी जगह, तो वो इन है। इस सूरत में प्रपोजिशन इस्तेमाल की जाएगी इन। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि वी आर सिटिंग इन द रूम। अब यहां पर अगर आप लिख देते हैं सिटिंग इन टू द रूम तो यह गलत है। वी आर सिटिंग इन द रूम बिकॉज वी एग्जिस्ट विद इन द बाउंड्री ऑफ दिस रूम, कि जो इस रूम की जो बाउंड्री है उसके अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस सूरत में तो हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे इन। और अगर एक बाउंड्री को छोड़कर दूसरी बाउंड्री में एंटर हो रहे हैं ये, तो इस सूरत में आप प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे इनटू। एक बाउंड्री को छोड़कर दूसरी बाउंड्री में एंटर हो रहे हैं, मूवमेंट शामिल है, इन्वॉल्व। जब वो मूवमेंट इन्वॉल्व होगी तो हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे इनटू, जब वो मूवमेंट इन्वॉल्व होगी। ये चीज जो है ना वो ध्यान रखिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं वी आर सिटिंग इन द रूम, ही इज कमिंग इनटू द रूम, वी आर सिटिंग इन द रूम, ही इज कमिंग इनटू द रूम। अब यहां पर गौर करें, कमिंग इनटू द रूम, कमरे में आ रहा है, वो एक कमरे की जो बाउंड्री है पहले उस बाउंड्री के अंदर नहीं था, वो बाहर सहन है या बरामदा है या कोई और कमरा है उसकी बाउंड्री में है, उस बाउंड्री को छोड़कर एक दूसरी बाउंड्री में एंटर हो रहा, तो इस सूरत में आप इनटू के हम कहते हैं कि वी jumped into the river, we jumped into the river। अब जब jumped into the river है तो अब यहां पर आप गौर करें, रिवर की एक बाउंड्री है, हम उससे बाहर थे और हम उस बाउंड्री के अंदर जा रहे हैं, मूवमेंट इन्वॉल्व है, एक
चेंज इन्वॉल्व है फ्रॉम वन बाउंड्री टू अनदर, फ्रॉम वन लिमिट टू अनदर, एक चेंज इन्वॉल्व है, इस सूरत में आप प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे इनटू। इस सूरत में प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे इनटू। तो वी जंप्ड इनटू द रिवर, कि हमने वहां पे जंप लगा दिया इनटू द रिवर, एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में एंटर हो। या जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखें, आप पेपर तो देते ही रहे हैं, इस साल नहीं दिए ना, तो इससे पहले पिछले साल तक तो आप पेपर देते ही रहे हैं ना हर साल। तो आपके एग्जाम्स के अंदर जो वो मतलब ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होता है, एग्जाम्स के अंदर जो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होता है, जरा उसकी स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें। लिखा हुआ होता है ट्रांसलेट द पैसेज इनटू उर्दू या इनटू इंग्लिश लिखा होता है। इन उर्दू या इन इंग्लिश नहीं लिखा होता, इनटू उर्दू लिखा होता है या इनटू इंग्लिश लिखा होता है। जरा इसके ऊपर गौर करें। यहां प्रपोजिशन इन है, मतलब वो ऑलरेडी वो जो पैसेज है वो किसी और लैंग्वेज के अंदर है, किसी और लैंग्वेज की बाउंड्री में। अब उस बाउंड्री को छोड़कर उसको किसी दूसरी लैंग्वेज की बाउंड्री में ले जाना है, तो प्रपोजिशन इनटू। ये फर्क है, इन और इनटू का जो फर्क है ना, वो ये ज़हन में रखें, इन और इनटू का जो फर्क है। तो ऐसी सूरत में हम प्रपोजिशन ये इस्तेमाल कर लेते। अच्छा, फिर आप ये देखें, इसी तरह ऑन और ऑन टू का जो डिफरेंस है वो भी यही है। ऑन और ऑन टू का जो डिफरेंस है वो भी यही है। ऑन का मतलब ये होता है, देखिए अब ऑन की जो प्रपोजिशन है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, कैसे जो है ना वो इस्तेमाल होगी प्लेस के हवाले से। अब आप ये गौर करें कि प्लेसमेंट के हवाले से कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर इस तरह से है कि उन दोनों की सरफेसेस एक दूसरे को टच कर रही, उन दोनों की सरफेसेस जो है वो एक दूसरे को टच कर रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि किताबें जो है वो मेज के ऊपर रखी होंगी, किताब की जो सरफेस है और मेज की जो सरफेस है वो एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। इस सूरत में आप प्रपोजिशन जो है ना वो ऑन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर तो कोई चीज ऑलरेडी इस पोजीशन में एग्जिस्ट करती है तो आप प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे ऑन। और अगर कोई चीज को, किसी चीज को आप इस पोजीशन में ला रहे हैं, अभी एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रख रहे हैं, अब जरा गौर करें, इस डिफरेंस को समझिए। देखिए मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूं। एक सेंटेंस है द ब्रीफ केस इज ऑन द कबर्ड, द ब्रीफ केस इज ऑन द कबर्ड। अब यहां गौर करें, ऑन इसका मतलब यह है कि इट एग्जिस्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द कबर्ड, उसके ऊपर रखा हुआ एग्जिस्ट करता है। और दे आर प्लेसिंग द ब्रीफ केस ऑन टू द कबर्ड, they are placing the briefcase onto the cupboard। अब यहां पर आप गौर करें, they are placing, अब वो रख रहे हैं। अब यहां पर चेंज इन्वॉल्व है फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर, अभी वो इन प्रोग्रेस है, इन प्रोसेस है अभी। तो जब ये सिचुएशन है तो अब आप प्रपोजिशन ऑन टू इस्तेमाल करेंगे, अब सिंपली ऑन द कबर्ड नहीं, दे आर प्लेसिंग इट ऑन टू द कबर्ड। अब ज्यादा बेहतर ये है कि इस सिचुएशन में प्रपोजिशन ऑन टू इस्तेमाल की जाए सिंपली ऑन की बजाय। तो एक तो ये फर्क जो है ना वो ज़हन में रहना चाहिए कि ऑन और ऑन टू का फर्क। अच्छा, अब फिर ये देखें एक और बात, ये जो प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस या स्पेस हैं, बाज़ वक़्त हमें कंफ्यूजन इसलिए होती है कि हमारी उर्दू ज़बान के अंदर कोई और प्रपोजिशन इस्तेमाल है और इंग्लिश के अंदर कोई और प्रपोजिशन इस्तेमाल हो रही। और बाज़ वक़्त ये होता है कि इंग्लिश की 3-4 प्रपोजिशंस हैं, उर्दू में उसके लिए एक ही लफ्ज़।
अभी ये लफ्ज हम ऑन और ऑन टू हम देख रहे थे, आपने देखा ऑन और ऑन टू का लफ्ज। इसी तरह आप ये देखें कि आप प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं सर, ओवर, above, up, upward या upwards का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। on, on to, over, above, सॉरी, ओवर, अबव, अप, अपवर्ड्स। अब ये आप जरा इसी तरह एक और प्रपोजिशन भी हम देखते हैं एट, प्लेस के हवाले से। अब आप ये देखें कि ये जितनी भी हैं उर्दू में हमारे पास एक ही लफ्ज है और वो है पर या वाज़क़ात ऊपर। उर्दू में हम ये एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पर या ऊपर। ओवर है, अबव है, अप है, अपवर्ड्स है, एट है, ऑन, ऑन टू है। इस किस्म के अल्फाज जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उर्दू में हमारे पास एक ही लफ्ज़ है। कंफ्यूजन हमें यहीं से पैदा हो जाती है हमारे, मतलब हम इस एरिया के स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारे जहनों के अंदर जो पैटर्न है वो हमारी उर्दू लैंग्वेज के या हमारी मादरी ज़बान, मदर टंग जो भी है, उसके पैटर्न हमारे जहनों के अंदर जो है ना वो फिक्स है। और हम किसी भी सेंटेंस को इवेल्युएट, चाहे हम कोई इंग्लिश का सेंटेंस ही क्यों नहीं है, तो उसको भी हमारा जहन जब इवेल्युएट करेगा तो उसके अंदर जो पैटर्न्स बैठे हुए हैं वो उनके मुताबिक इवेल्युएट करेगा। हमें लगता है ये है तो ठीक, पता नहीं क्या गलती है इसके अंदर, ऑन क्यों नहीं मतलब ठीक और इसमें ओवर क्यों ठीक है। तो बात असल में ये है बेटा कि हमें ये समझना है और ये जहन में रखना है कि ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो प्रपोजिशंस हैं इंग्लिश के अंदर, इनकी सेंस जो है ना वो क्या। अच्छा, अब आप ये देखें, ऑन का लफ्ज़ तो अभी हम मतलब देख चुके, अब देखें ओवर को हम देख रहे हैं। ऑन के अंदर हमने कहा कि दोनों की सरफेसेस एक दूसरे को टच कर, जब वो एक दूसरे के ऊपर हैं लेकिन दरमियान में गैप है और सरफेसेस टच नहीं कर रही, वो गैप थोड़ा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जितना कि सूरज हमसे ऊपर है, इतना बड़ा गैप भी हो सकता है, ये भी, और वो गैप थोड़ा भी हो सकता है। जैसे कि पंखा हम कहें हमारे सरों के ऊपर है पंखा, मेरे सर के ऊपर है पंखा। अब हम इंग्लिश में ये नहीं कह सकते कि द फैन इज ऑन माई हेड, ये गलत हो जाएगा बेटा, ये ऑन की प्रपोजिशन यहां पे गलत है। द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर, ये ओवर की प्रपोजिशन यहां पे बिल्कुल ठीक है। द फैन इज ओवर माई हेड, जब वो दोनों चीजों के दरमियान, दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान गैप है, ऊपर नीचे लेकिन दरमियान में गैप है, डिस्टेंस। द सन इज ओवर आवर हेड्स, सूरज हमारे सरों के ऊपर है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सर पे पड़ा, गैप है लेकिन एन सरों के ऊपर। द सन इज ओवर आवर हेड्स, तो इस तरह का गैप। और जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखें, आपने यकीनन देखे हैं ये जो मतलब सड़कों के ऊपर फ्लाई ओवर बने होते हैं, आप ये गौर करें, हम लफ्ज फ्लाई ओवर, फ्लाई ऑन नहीं कहते, फ्लाई ओवर है। और उसका अगर आप गौर करें स्ट्रक्चर तो आप देखेंगे कि फ्लाई ओवर और जो सड़क की जो सरफेस है उनके दरमियान गैप है, इस वजह से वहां प्रपोजिशन ओवर इस्तेमाल हो रही है। फ्लाई अप भी नहीं है, फ्लाई ऑन भी नहीं है, फ्लाई अपवर्ड्स भी नहीं है, वहां एक्सप्रेशन है फ्लाई ओवर, वहां एक्सप्रेशन जो है ना वो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ओवर की प्रपोजिशन जब डिस्टेंस के हवाले से, स्पेस या प्लेस के हवाले से ये ओवर की प्रपोजिशन जो है ना जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर फर्क जो है ना वो ये। फिर इसी तरह आप ये देखें कि अबव,
अब हम आ जाते हैं इस प्रपोजिशन अबव की तरफ। अबव का मतलब यह होता है कि कोई भी एक गिवन पॉइंट है उससे ऊपर। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है। कोई भी मतलब टेम्परेचर है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाता है तो आप प्रपोजिशन अबव इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं द टेम्परेचर इज अबव बॉइलिंग पॉइंट। ओवर बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलते, गलत हो जाता है। अबव या अबव 15 डिग्री। जब आप ये अबव 15 डिग्री कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट फिक्स पॉइंट था 15 डिग्री, उससे बात ऊपर चली गई है तो अब अबव है। इस सूरत में प्रपोजिशन आप अबव इस्तेमाल करेंगे। तो अबव का जो लफ्ज है ये ज़हन में रखें कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स्ड लेवल है, उससे ऊपर कोई चीज चली जाती है तो वो अबव। या जैसे मिसाल के तौर पर सी लेवल है, तो सी लेवल से ऊपर तो आप अबव सी लेवल इस्तेमाल करते हैं। अबव सी लेवल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अबव फ्लड पॉइंट, फ्लड पॉइंट है दरियाओं के अंदर, तो आप अबव उसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि उस फ्लड पॉइंट से बात ऊपर चली गई है तो अब वहां पे प्रपोजिशन अबव इस्तेमाल होगी, अबव फ्लड पॉइंट। इस सिचुएशन में प्रपोजिशन ये इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये अबव का मतलब जो है ना वो ये है कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, आप उससे ऊपर चले गए हैं, उस फिक्स्ड लेवल या पॉइंट से, उस डिग्री से ऊपर चले गए हैं, तो उस सूरत में प्रपोजिशन अबव। और फिर ये देखें कि अप का लफ्ज है, प्रपोजिशन अप हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जनरली जनरल सेंस में ऊपर की तरफ जनरल सेंस अपने रखती है कि गोइंग अप, ऊपर जा रहा, ऊपर टेम्परेचर है वो ऊपर जा रहा है, इट इज गोइंग अप। उस सूरत में फिक्स पॉइंट से ऊपर नहीं कह रहे, हम कहते हैं कि ये ऊपर ही जा रहा है, इट इज गोइंग अप। या समंदर दरियाओं के अंदर पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, हम कहते हैं इट इज गोइंग अप। या हवाई जहाज ऊपर को जा रहा है उड़ता हुआ, गोइंग अप। जनरल सेंस में कोई चीज ऊपर जा रही है तो उस सूरत में आप प्रपोजिशन जो है ना वो आप इस्तेमाल करते हैं। अपवर्ड्स की जो प्रपोजिशन है, अपवर्ड्स इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। अपवर्ड्स ये स्पेसिफिकली ऊपर की सिमत में, ऊपर की तरफ, ये आइडिया जब देना चाहें स्पेसिफिकली तो फिर है वो अपवर्ड्स। तो जब सिर्फ डायरेक्शन को फोकस करना मुराद होगा, डायरेक्शन को कि भाई ऊपर की तरफ, तो वहां हम अपवर्ड्स का लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये चीज जो है वो अच्छी तरह आप लोग जो है ना वो ज़हन के अंदर रखें कि ये जो मुख्तलिफ प्रपोजिशंस हम विद रेस्पेक्ट टू स्पेस या विद रेस्पेक्ट टू प्लेस हम जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सेंस क्या है, किस अंदाज में हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी जो है ना वो ज़हन के अंदर रहनी चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतनी प्रपोजिशंस, फिर हम बात करेंगे मज़ीद प्रपोजिशंस के ऊपर इसके बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।